वॉर के बीच पुतिन की परमाणु प्रैक्टिस। जून में ज़ेलेंस्की करेंगे पलटवार। Збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави. Нагнали підкріплення на Харківщину. Пробують посилити тиск. अंतरिक्ष से जासूसी, डूब गया मॉस्को। मॉस्को का बदला लेगा रूस। मॉस्को करवाएगा महायुद्ध। देशहित लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। देशहित में अब हम बात करेंगे रूस यूक्रेन वॉर की। आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरह अमेरिका ने अंतरिक्ष से मुखबिरी करके रूस के युद्धपोत मॉस्को की जल समाधि बनवा दी और रूस इसका बदला कैसे लेगा। इसके अलावा पुतिन ने 9 मई से पहले फिर से क्यों की परमाणु प्रैक्टिस। लेकिन इन दोनों खबरों से पहले हम आपको यूक्रेन वॉर से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसके बारे में सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकते, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री से माफी मांगी है। क्या है इस माफी की वजह और इस माफी से रूस और इजराइल के रिश्तों में कितनी गर्माहट आ गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन को धमाकों से दहलाने वाले व्लादिमीर पुतिन, दुनिया को परमाणु धमकी से डराने वाले व्लादिमीर पुतिन, पुतिन जिनके सामने महाशक्तियों की भी घिघी बन जाती है, पुतिन जिनकी सेना के पास ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं जो पृथ्वी के किसी भी कोने में तबाही की सुनामी ला सकते हैं, पुतिन जो किसी के सामने झुकते नहीं, पुतिन जो किसी से डरते नहीं, पुतिन जो खुद पर दबाव बनाने वालों के ऊपर दबाव बना देते हैं। उन्हीं पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से माफी मांगी है। सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच्चाई है। अब आप सोच रहे होंगे, जिस पुतिन ने न अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की बात सुनी, न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन की, न फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को भाव दिया, न जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज को, वो आखिरकार इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से माफी क्यों मांग रहे हैं? चलिए हम आपको इसका जवाब देते हैं। पुतिन को इजराइल के प्रधानमंत्री से माफी मांगनी पड़ी अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के एक बयान की वजह से, जिसमें उन्होंने हिटलर में यहूदी खून होने की बात कहकर सारी दुनिया की नाराजगी मोल ले ली थी। ज़ेलेंस्की का यहूदी होना उनके नाजीवाद को कम नहीं कर देता है। एडोल्फ हिटलर का भी खून यहूदी था। जर्मनी का क्रूर तानाशाह हिटलर, जिसके ऊपर 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मरवाने का आरोप लगा, उसमें यहूदी खून होने की बात कहकर लावरोव ने निशाना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर साधने की कोशिश की थी, लेकिन बयान की टीस लग गई इजराइल को। इजराइल ने विरोध दर्ज करवाया, माफी की मांग की। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी इस बयान की आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। Самого міста та околиць саме стільки людей сьогодні виїхали в Запоріжжя. Наша команда готується їх зустрічати так само, як і більше ніж 150 людей, яких вдалося вивести з Азовсталі. दुनिया भर से दुश्मनी कर चुके पुतिन इस स्थिति में इजराइल से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे। ऐसे में जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने पुतिन को मरियोपोल से नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए फोन किया, तो पहले पुतिन ने इसके लिए अपनी सहमति दी। इजराइल के स्वतंत्रता दिवस पर बेनेट को शुभकामनाएं दी। इसके बाद अपने विदेश मंत्री लावरोव के बयान को पुतिन ने ठीक नहीं माना। पुतिन ने लावरोव के बयान पर खेद जाहिर किया। हिटलर में यहूदी खून वाले लावरोव के बयान पर इजराइल से माफी मांगी। लावरोव के इस बयान पर इजराइल ने कड़ा विरोध जाहिर किया था और रूसी राजदूत को तलब करके माफी मांगने के लिए भी कहा था। चलिए अब आप ये भी समझिए, आखिरकार इस विवाद का अंत करना पुतिन के लिए जरूरी क्यों था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरे रशिया यूक्रेन क्राइसिस में काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखी है और उसने मीडिएट भी करने की कोशिश करी है। दूसरा ये है कि
रशिया दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में है जहाँ की जूइश पॉपुलेशन काफ़ी सब्सटेंशियल नंबर्स में है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों कारणों की वजह से पुतिन ने ये ठीक समझा कि इस समय उन्हें अपने दुश्मन बढ़ाने का ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे उनके दुश्मनों में इजाफा हो। इस मौके से इजराइल की नाराजगी दूर हो गई है। इजराइल की प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी रूस और यूक्रेन में जंग खत्म करवाने की कोशिश कर चुके हैं। बेनेट इसके लिए रूस और इजराइल का दौरा भी कर चुके हैं। इसके अलावा रूस और इजराइल के संबंध इस कठिन दौर में भी बिगड़े नहीं हैं। ऐसे में पुतिन ने माफी के जरिए बड़े विवाद को खत्म करके अपने विरोधियों की लिस्ट छोटी करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको समझाते हैं आखिरकार रूस यूक्रेन की लड़ाई हिटलर पर कैसे आ गई और क्यों हिटलर पर लावरोव का बयान यहूदी देश इजराइल को इतना ज्यादा बुरा लगा। हिटलर को इतिहास का बेहद क्रूर शासक माना जाता है जिसने 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी थी। इन 60 लाख यहूदियों में 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। हिटलर ने यातना शिविर यानी कंसंट्रेशन कैंप में जहरीली गैस से यहूदियों की हत्या करवाई थी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसी हिटलर से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तुलना की थी। लावरोव ने कहा था कि हिटलर में भी यहूदी खून था और लावरोव के इस बयान से इजराइल नाराज हो गया था, लेकिन पुतिन ने सॉरी कहकर यह बात रफा दफा कर दी है और इजराइल और रूस के बीच विवाद अब खत्म हो चुका है। रूस और इजराइल के बीच तो बिगड़ी बात बन गई है, लेकिन एक खुलासे से अमेरिका और रूस के बीच खाई और चौड़ी हो सकती है। अमेरिका की मीडिया ने खुलासा किया है कि काला सागर में रूस के फ्लैगशिप मॉस्कोवा के डूबने में अमेरिका का बड़ा हाथ है। इसके अलावा जंग में रूस के जनरलों की मौत के पीछे भी अमेरिका मददगार रहा है। इस खुलासे के बाद रूस का पारा गर्म है। रूस के महाविनाशक फ्लैगशिप मॉस्कोवा को यूक्रेन की सेना ने कैसे निशाना बनाया? रूस के जनरलों के युद्ध क्षेत्र में होने का पता यूक्रेन को कैसे चल जाता है? रूस के साथ वॉर में कौन है यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार? रूस जंग यूक्रेन से लड़ रहा है या पर्दे के पीछे सुपर पावर ने संभाली है कमान? यूक्रेन वॉर जोन में अंतरिक्ष से कौन कर रहा है रूस की जासूसी? इन सारे सवालों के जवाब बड़ा धमाका कर सकते हैं और अब इन सारे सवालों के जवाब मिल भी चुके हैं। रूस का युद्धपोत मॉस्कोवा अब इतिहास बन चुका है, लेकिन इसी मॉस्कोवा ने यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद काला सागर से मिसाइलों की बारिश करके यूक्रेन की कमर तोड़ दी थी। लेकिन अब यूक्रेन के मिसाइल हमलों से नष्ट होकर रूस के इसी फ्लैगशिप मॉस्कोवा ने काला सागर में जल समाधि ले ली है और अब अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से अमेरिकन मीडिया ने खुलासा किया है कि मॉस्कोवा की जल समाधि के पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ है। कैसे, अब ये समझिए। अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट रूस की लगातार जासूसी कर रहे हैं और मॉस्कोवा की लोकेशन भी अमेरिका ने ही यूक्रेन को बताई थी। इसके बाद यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से मॉस्कोवा पर हमला किया। अमेरिका लगातार यूक्रेन को रियल टाइम खुफिया जानकारियां दे रहा है। हालांकि इसी रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी ने यह दावा भी किया कि यूक्रेन मॉस्कोवा पर हमला करेगा। इसकी अमेरिका को पहले से जानकारी नहीं थी और न ही वो इस फैसले में शामिल था। लेकिन इस खुलासे के बाद कि मॉस्कोवा की लोकेशन अमेरिका ने यूक्रेन को दी थी, अमेरिका और रूस के रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि मॉस्कोवा के डूबने के बाद रूस में काफी नाराजगी है। रूस में लोग बाकायदा मॉस्कोवा को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे भी हुए थे।
यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश करके रूस ने अपना गुस्सा कुछ कम किया था, लेकिन मॉस्को के डूबने में अमेरिका का हाथ सामने आने के बाद मामला और बिगड़ सकता है। बिना अमेरिका की इंटेलिजेंस इनपुट्स के यूक्रेन इतना प्रिसाइसली मॉस्को के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, और इस पर कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस इनपुट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सैटेलाइट इमेजरी से हुआ है, स्पाइंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हुआ है? अगर ऐसा है या नहीं भी है तो भी इससे रूस और अमेरिका के बीच में जो पहले से ही संबंध बिगड़े हुए हैं वो और भी ज़्यादा बिगड़ने की उम्मीद है। अब जबकि मॉस्को के डूबने का अमेरिकी कनेक्शन सामने आ चुका है तो रूस में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और पुतिन काला सागर में डूबे अपने फ्लैगशिप का बदला कैसे लेंगे इसका पता सिर्फ उन्हीं को है। अमेरिका के सैटेलाइट से मिली जानकारियां रूस पर काफी भारी पड़ रही हैं। अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट यूक्रेन को रियल टाइम जानकारियां दे रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन की सेना को सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया करवा रहा है। इन तस्वीरों के आधार पर यूक्रेन रूस के सैनिकों पर कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका की खुफिया जानकारी के बाद किए गए यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कई रूसी जनरल भी मारे गए हैं और रूस की सेना को भी इन हमलों से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में रूस काफी खफा है क्योंकि अमेरिका की ओर से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, अमेरिकी मिलिट्री सैटेलाइट रूस के लिए बड़ा संकट बनी हुई है और ऐसे में काफी बौखलाया हुआ है रूस। अमेरिकी सैटेलाइट से जासूसी और रूस के नुकसान की खबर के बाद पुतिन की परमाणु प्रैक्टिस की बात करते हैं जिससे पूरा यूरोप सदमे में है। रूस ने एक बार फिर से परमाणु मिसाइलों से हमले का अभ्यास किया। इन परमाणु अभ्यासों में रूस ने इस्कंदर मिसाइल से दुश्मनों का ठिकाना नष्ट किया। 9 मई से पहले यह परमाणु युद्धाभ्यास दुनिया को चिंता में डाल रहा है। रूस जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु मिसाइलें हैं, रूस जिसके पास सबसे विनाशकारी परमाणु हथियार हैं, रूस जो यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले ही परमाणु युद्धाभ्यास कर चुका था, उसी रूस ने एक बार फिर से परमाणु युद्ध का अभ्यास करके दुनिया को खौफ में डाल दिया और 9 मई से पहले पुतिन के सख्त तेवर देखकर दुनिया सहम गई है, क्योंकि रूस के पास मौजूद सरमत, स्कंदर, किंजल और कैलिबर जैसी परमाणु मिसाइलें दुनिया में कहीं भी तबाही ला सकती हैं। फिलहाल रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु मिसाइल हमले का अभ्यास किया है। कलिनिनग्राद एन्क्लेव में रूसी सेना ने युद्धाभ्यास के दौरान परमाणु मिसाइल से फायर किया। रूस ने इस्कंदर मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन में लॉन्च कर दुश्मन के अड्डों को तबाह करने का अभ्यास किया। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर के किनारे स्थित रूस का एक अहम रणनीतिक सैन्य अड्डा है और यहाँ पर परमाणु मिसाइल के हमले के अभ्यास से पूरा यूरोप खतरा महसूस कर रहा है। 24 फरवरी को यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ऐलान के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया था। राष्ट्रपति का आदेश पाते ही रूस के लगभग सभी मिलिट्री बेस पर सेनाओं में हलचल भी देखी गई थी। फिलहाल दुनिया रूस के युद्धाभ्यास से खौफ में है, लेकिन रूस से ज़ेलेंस्की के लिए राहत देने वाली खबर आई है। रूस ने साफ किया है कि वो यूक्रेन वॉर में परमाणु धमाका नहीं करेगा। Нам неоднократно приходилось, как я уже сказал, опровергать инсинуации, возможно, применить со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия. Это намеренная ложь. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. एक तरफ रूस यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार कर रहा है, लेकिन पुतिन पहले चेतावनी दे चुके हैं कि अस्तित्व पर खतरा आया तो महाविनाशक हथियार से वार होगा। ऐसे में नेटो और अमेरिका का ऐसे परमाणु युद्धाभ्यासों से चिंतित होना भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।